नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान इस बार अलग अंदाज में दिखे। कार्यकर्ताओं के घर नाश्ता किया, संवाद किया, बूथ स्तर की जानकारियां ली, कार्यकर्ताओं में समर्पण जगाने के लिए भी मंत्र दिया। वहीं राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है। देखिए रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं में समर्पण जगाने के लिए शिवराज का सूत्र। दौरे में कार्यकर्ताओं के बीच रहे शिवराज सिंह। कहा, कार्यकर्ता ही पार्टी की ताकत को एकजुट करने की मजबूत कोशिश। जलपान से लेकर भोजन तक कार्यकर्ताओं के घर। चुनाव प्रभारी को अपने बीच देखकर कार्यकर्ता उत्साहित। शिवराज का ये दौरा कार्यकर्ताओं को समर्पित। कार्यकर्ताओं के बल पर झारखंड फतह की कवायद। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का दूसरा दौरा कार्यकर्ताओं को समर्पित रहा। रांची से लेकर रामगढ़ तक शिवराज सिंह कार्यकर्ताओं के बीच ही रहे। गुरुवार को रांची एयरपोर्ट से सीधे हिनू मंडल के अध्यक्ष के आवास मनी टोला पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, उनसे जमीनी हकीकत जानी। मंडल के बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलने आया और अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मिलके हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहां से बहुमत से जिताना है और झारखंड में सुराज लाना है, अराजकता का राज समाप्त करना है। शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान सुबह का नाश्ता ओरमांझी में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दिलीप मेहता के आवास पर किया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर की तैयारियों की जानकारी ली। कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन्हीं के बल पर हम यहां सरकार बनाएंगे। मंडल अध्यक्ष दिलीप जी के यहाँ मैंने नाश्ता किया और मजा आ गया। झारखंड का परंपरागत नाश्ता, छिलका, धुसका, मड़ुआ और घुगनी, रागी का, कोई चने का, कोई चावल का। यहाँ का परंपरागत भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कार्यकर्ताओं से मिलके मन आनंद से भर गया और ये नाश्ता करके मैं तृप्त हो गया। अद्भुत कार्यकर्ता हमारे, सहज, सरल, परिश्रमी। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम यहाँ भाजपा की सरकार बनाएंगे। ओरमांझी के बाद शिवराज सिंह चौहान रामगढ़ में बीजेपी कार्यालय में बैठे कार्यकर्ताओं को संगठन की ताकत का पाठ पढ़ाया। कार्यकर्ताओं को समर्पण के भाव से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाने का आह्वान किया। बैठक में सांसद मनीष जायसवाल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कार्यकर्ता हमारे उत्साह से भरे हुए हैं। वैसे भी 14 में से 9 सीटें हमने जीती है। मनोज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। 52 सीटों पर हम आगे हैं और जो हालत झारखंड की इस सरकार ने की है और जनता अराजकता के जैसे राज में जी रही है, अब ये मन बना चुकी है कि झारखंड से गठबंधन को उखाड़ कर फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। रामगढ़ से लौटने के बाद रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति बनी। कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और दुगुनी ताकत के साथ, उत्साह के साथ विधानसभा चुनाव में काम में लोग लगेंगे। और जिस तरह से, चूंकि उनका जितना अनुभव है, पुराना अनुभव आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, लगातार मुख्यमंत्री का, और संगठन के कार्य में काफ़ी दक्ष हैं। व्यक्ति हैं, कई बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके नेतृत्व में बन चुकी है। कुशल रणनीतिकार हैं, परिपक्व राजनेता हैं। साथ ही साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जो सह प्रभारी के रूप में लगातार 2 बार असम जैसे एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में भूमिका निभा चुके हैं। तो उनके मार्गदर्शन में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और सारे प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी
राज्य से इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कार्यकर्ताओं के जोश, नेताओं की नीति के बल पर शिवराज सिंह चौहान झारखंड फतेह की कवायद में जुटे हैं। बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती कोशिश विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होती है, इसका इंतजार कर किसी को। न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश की रिपोर्ट। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमलावर रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। शिवराज के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। सत्ता पक्ष ने कहा कि शिवराज के शासन में मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। शिवराज का संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त हो झारखंड। कहा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है राज्य सरकार। शिवराज के आरोपों पर सत्ता पक्ष का पलटवार। पहले अपने गिरेबान में झांके शिवराज। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। हर मोर्चे पर सरकार विफल है। एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना बीजेपी का संकल्प है। तो तबाह और बर्बाद ये गठबंधन की सरकार कर रही है, और ये ऐसी सरकार जिसने एक वादा नहीं निभाया। बेरोजगारों को नौकरी का आता पता नहीं, पेपर लीक ने और उनका भविष्य तबाह कर दिया है। बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं है। 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिली लोगों को, मुझे बताया 6-6 महीने से पेंशन नहीं। योजनाओं की घोषणा होती है, लाभ नहीं। किसान परेशान है, बिजली नहीं मिल रही उसको। 6-6, 7-7 घंटे मुश्किल से बिजली आती है। और जैसी घुसपैठ झारखंड की पवित्र धरती पर हो रही है, उसके कारण झारखंड का भविष्य इस सरकार ने अंधकारमय कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वो यहाँ मस्ती करने आए हैं, मस्ती करके चले जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांके। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बेमिसाल है, पूरे राज्य में विकास का जाल बिछाने का काम किया है। विकल्प है वो तो हम लोगों ने देख लिया कि जब तक विकल्प नहीं मिलता तब तक उनका संकल्प चलता है, लेकिन यहाँ तो विकल्प है इसलिए कोई संकल्प चलेगा नहीं। वो आए हैं यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं, बहुत दिन एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में रहे हैं। रोज़ सुबह सुबह वही पोहा जलेबी और घुगनी खाना, कम से कम यहाँ आकर डुस्का, छिलका, बर्रा, कचरी, उसके बाद साथ साथ पीठा, ये सब खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वादियाँ अच्छी है उसको देख रहे हैं, तो ये काम करके जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दो कि कोई भ्रष्ट, कोई बेईमान, कोई अराजक फैलाने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार, बेईमानी और अराजकता की बात करे वो शोभा नहीं देता। वरना मध्य प्रदेश में सारी बहुमत आने के बावजूद इनको किस तरह से सत्ता से बेदखल किया गया ये सबको पता है। सोरेन जी का 4.5 वर्षों का रोजगार विकास बेमिसाल और बहुमत था, बहुमत रहेगा। और जो 4.5 वर्षों ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो विकास का जाल बिछाया गया और जो कमी बेसी है उसको हम लोग बचे हुए कम समय में पूरा करने का काम किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। लोकसभा चुनाव में विधानसभा की 52 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। बीजेपी लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को लेकर बरकरार रखने के लिए एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष हमलावर है। अब देखना यह है कि जनता के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना बन पाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो चलिए, ये बात तो साफ हो गया कि तमाम राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी है,
झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड 2 दिनों के लिए आते हैं। 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं के बीच समय बिताते हैं, बूथ स्तर कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं, उनमें दम भरने का, उनमें उत्साह भरने का काम करते हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की जो रणनीति है वो अब साफ दिखने लगी है कि आखिरी पायदान तक उन्हें पहुंचना है, संगठन को मजबूत करना है और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन करवाना है। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए मौजूदा राज्य सरकार को घेरा है, कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है प्रतुल जी। न्यूज 11 भारत में संजय सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, संजय जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और तनुज खत्री जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़ चुके हैं, तनुज जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हम सबसे पहले बीजेपी का रुख करेंगे। प्रतुल शाहदेव जी, आखिरी पायदान तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, संगठन में मजबूती किस तरीके से लाया जाए इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी शुरू हो गई है? क्या आखिरी पायदान से उच्च स्तर तक पार्टी पूरी तरह से मजबूती में लगी हुई है? देखिए, सभी राजनीतिक दल का फोकस होता है कि बूथ स्तर पे अपने वो संगठन को मजबूत करें। ये सभी राजनीतिक दलों का कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ये फोकस रहता है। तो हमारी पार्टी का तो मूल मंत्र ही है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारा मूल मंत्र है बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो हमारे बूथ स्तर पर कार्यक्रम जो है वो साल भर चलते रहते हैं। सब जयंतियाँ मनती हैं, जनता से कनेक्ट होते हैं। अगर विपक्ष में होते हैं तो जनता की समस्याओं को लेकर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्या को लेकर हम आंदोलन करते हैं। सरकार में होते हैं तो उन्हीं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो बूथ स्तर पर तैयारियां हो गई और पूरे तरीके से बीजेपी पिछले 2 महीने से फुल इलेक्शन मोड में, ऐसे तो हम इलेक्शन मोड में 24/7/365 रहते हैं। उसका लॉजिक मैंने आपको समझाया कि हम आम लोगों की पीड़ा से जुड़े रहते हैं, इसलिए हमारी इलेक्शन में तैयारियां होती हैं। हमारा जनता से डिस्कनेक्ट कभी नहीं होता। लेकिन पिछले 2 महीनों से लगातार हम पूरे तरीके से इलेक्शन मोड में आ गए। चुनाव प्रभारी के रूप में शिवराज सिंह चौहान की नियुक्ति हुई है, जिनका नेतृत्व जो है वो सर्वविदित है, मामा कहे जाते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। 17 वर्ष तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और दूसरी तरफ फायर ब्रांड लीडर हेमंत विश्व शर्मा हैं, जिनके बारे में कहा जाता है नो नॉनसेंस एटीट्यूड है, बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं। तो दोनों का जो सामंजस्य है, और हमारे प्रदेश प्रभारी आज फिर से नियुक्त हुए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, और उनके भी नेतृत्व में ये सब लोग गार्जियन हैं। और बाबूलाल मरांडी जी के करिश्माई नेतृत्व में हमारा पूरा प्रयास रहेगा, सामूहिक नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हम बूथ स्तर पे कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा हम उत्पन्न करें। देखिए, 52 सीटों पर हम ऐसे भी आगे थे। विधानसभा अगर सीटों की बात करें, लोकसभा चुनाव में 27 पे महागठबंधन आगे था, 2 पे जयराम महतो जी की पार्टी आगे थी। तो हमारी तो बढ़त अच्छी है, इस बढ़त को कैसे बढ़ाया जाए इस पर चिंतन हो रहा है। और एक और चिंतन है कि जो ट्राइबल सीटें हम लोगों ने हारी हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो संथाल परगना में हमने दुमका सीट को सिर्फ 22,000 वोटों से हारा, जो बहुत ही कम मार्जिन है। अंतिम राउंड तक संशय था कि चुनाव का किस करवट जाएगा, लेकिन 22,000 वोटों से हम वो हार गए। गोड्डा जीते संथाल में। 5 ट्राइबल सीटों में 4 में जो हमारा मार्जिन था वो कुछ ज्यादा था। तो कैसे इसको पाटा जाए, और ट्राइबल सीटों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। रणनीतियां बन रही हैं जो स्टूडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन पूरा फोकस है। देखिए, एससी का, ओबीसी का और जनरल का हमें पूरा भरपूर समर्थन मिला, और ट्राइबल सीटों पर भी ट्राइबलों ने अच्छा वोट दिया, लेकिन कमियां तो रह गई, तभी तो हम 5 सीटों पर पीछे रह गए। तो कमियों को स्वीकार करके, अपनी गलतियों से सीख करके उसे करेक्ट करना, ये हमारे पार्टी के कैरेक्टर में है, और हम इस पर पूरा फोकस किए हुए हैं। अंतिम लेवल के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं, जनता से कनेक्ट कर रहे हैं साहब, और लोगों की समस्याओं को और सरकार की नाकामी। बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कहते हैं कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, हम 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, और उसका तर्क भी प्रतुल शाहदेव जी ने बताया। अब हम रुख करेंगे जेएमएम का। तनुज खत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। तनुज जी, हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जेएमएम के खेमे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर क्या शुरुआत हुई है और किस तरह से पहल की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो आपका विषय है जी, कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में 2 प्रभारी आए हैं जी, एक प्रभारी हैं, दूसरे सह प्रभारी। तो और वो
आप दिखा भी रहे थे कि व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल उठाना भी चाहिए, आए हैं तो खान पान का स्वाद चखना भी जरूरी है। लेकिन कौन आया है? शिवराज सिंह चौहान, जिनके कार्यकाल में, ये तस्वीर शायद आप जूम करेंगे तो दिखेगी, जिनके कार्यकाल में क्या होता है? पेशाब कांड होता है। एक आदिवासी युवक पर मूत्र विसर्जन किया जाता है। तो और सिर्फ यही नहीं, जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, अभी तक का देश का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला, व्यापम घोटाला, जिसमें अभी तक आज के डेट तक शायद जांच चल रही होगी। कई लोगों ने जिन्होंने उसका खुलासा किया, उनकी हत्याएं हुई। लंबी लिस्ट है कि निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया, इसलिए कि वो व्यापम के खिलाफ सबूत पेश किया था उन्होंने। दूसरी तरफ जो दूसरे प्रभारी आए हैं, शारदा घोटाला, इसका तो बकायदा बुकलेट जारी करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय यानी कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने। अब बुकलेट जारी करके बताया था कि हिमंता विश्व शर्मा कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, वहां पे झारखंड से गए हुए 100-150 साल से आदिवासी समाज के लोग वहां रहते हैं और आज तक उनको वहां दर्जा नहीं प्राप्त है। उनको क्या कहा जाता है? टी ट्राइब्स कहा जाता है। तो झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो वनवासी कहती है, और आसाम में जाते हैं तो वहां पे टी ट्राइब्स कहा जाता है। तो ये बात करेंगे आदिवासियों की। थोड़ा विस्तार से समझा दे, टी ट्राइब्स का मतलब क्या हुआ, दर्शकों को समझा दे। दर्शकों को, जो वहां पर झारखंड से गए हुए या अन्य जगहों से 100 साल से ज्यादा से 100 करोड़ की आबादी होगी, 80 लाख से 100 करोड़ की आबादी है आदिवासियों की, उनको दर्जा तक प्राप्त नहीं है और उनको वहां पे टी ट्राइब्स कहा जाता है। यानी कि चाय बागान में काम करने वाले लोग को ये नाम बुलाया जाता है। उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाई हेमंता विश्व शर्मा जी ने। और झारखंड आए हैं, यहां पे कह रहे हैं कि हम आदिवासी सीटों पर फोकस करेंगे। 5 की 5 सीटों भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। ये सवाल संभवतः वो हैं झारखंड में, तो देख रहे होंगे ना आपका चैनल को, पूछिएगा कि क्यों आपके राज्य में दर्जा नहीं है, क्यों आप उनके लिए हक और अधिकार की आवाज नहीं बुलंद करते हैं। आप तो पावर में है वहां पे जी। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, जिनके राज्य में, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में एक आदिवासी युवक पर पेशाब कांड हुआ। तो ये सारी चीजें लेकर के इनके प्रसिद्ध और कुख्यात प्रभारी झारखंड आए हैं। चलिए, झारखंड की जनता बिल्कुल हिसाब करेगी। तनुज जी, आपने सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और हेमंता विश्व शर्मा पर निशाना साधा। हालांकि हमारा सवाल ये था कि जेएमएम में क्या तैयारी चलिए आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हम संजय सिंह का रुख करते हैं। बिल्कुल, प्रतुल जी आएंगे आपके पास, संजय जी से बात ले लेते हैं। संजय जी, जब बात हो रही थी शिवराज सिंह चौहान की, जब हो रही थी बात चुनावी तैयारी की, उस वक्त आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या था वो बात? ये जो टी ट्राइब जो हम लोग जी एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो ब्रिटिश प्लांटर्स, इंडेंचर्ड लेबर जी, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के, वैसे मतलब मेरी समझ से ये हो सकता है कि जो चाय बागान में बाहर से गए, यानी ओडिशा, झारखंड, बिहार से गए, असम, बाहर से सिर्फ नहीं गए जी, उन्होंने ट्राइबल्स को अप्रूट किया, डिस्प्लेस किया, और फैमिलीज को यहाँ से इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है ऑलमोस्ट स्लेव की तरह ले गए। और स्वतंत्र भारत में उपनिवेशवाद का जो संस्कृति है आसाम में देखने को मिलता है। वो भाषा भी बोलते हैं कुड़ुक, संथाली, हो, संस्कृति वही है, सहुल मनाते हैं, लेकिन आसाम के अनुसूचित जनजातियों में उनको सूचीबद्ध नहीं किया गया। उनको बस टी ट्राइब बोलकर कुछ कंसेशंस दे दिया जाता है, वो भी कंसेशंस
प्लांटर्स के माध्यम से मिलता है, प्लांटर्स के एसोसिएशन के माध्यम से मिलता है। मैं पूर्वोत्तर में रहा हूँ, नागालैंड में पढ़ा हूँ, असम के कॉटन कॉलेज में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। अब आदिवासी शब्द का प्रयोग जब बीजेपी करती है तो नागपुर में बनवासी और छोटे नागपुर में आदिवासी, ये जो विरोधाभास है वैचारिक, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आदिवासी कहेंगे तो भारत वर्ष के, भारत भूखंड के प्रथम पुत्र को आप मानेंगे, स्वीकारेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि उनके बाद आर्य आए थे। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की भारत में है। आप इस आंकड़े को, स्टैटिस्टिक्स को चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की भारत में है, लेकिन आदिवासियों को उनका धर्म चुनने का अधिकार नहीं मिला है। आज भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी, समानता का अवसर, और आर्टिकल अनुच्छेद 25 के रहते उनको सरना कोड नहीं मिला है। 1871 से लेकर 1951 तक आदिवासियों को ये सेंसस में अवसर मिलता था। आज के दिन में ये सेंसस में जितने धर्म हैं उसी में उनको अपना विकल्प चुनना पड़ता है। आप जानते होंगे झारखंड सरकार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक संकल्प लिया गया कि सरना कोड जो आदिवासी समाज संस्कृति का, अस्मिता का पहचान है, उसको सेंसस में इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए। और 2021 से सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, उसको स्थगित किया गया। कोरोना पीरियड में उसको स्टार्ट भी नहीं किया गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी यहाँ आदिवासी बोलेगा और केंद्र में अगर सरना कोड को स्वीकृति नहीं देगा सेंसस में, तो उसका पोल खुलेगा। और बीजेपी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी के पास एक जुबान नहीं है। बीजेपी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जवाब ले लेते हैं संजय जी। बिल्कुल, तो साफ तौर पर प्रतुल जी, निशाना साधा गया है शिवराज सिंह चौहान पर, हिमंता बिस्वा शर्मा पर। ये तक आरोप लगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा आदिवासियों के हित में नहीं सोचते हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी तमाम बातें हुई, बीजेपी को लेकर तमाम बातें हुई। क्या जवाब है आपका? देखिए, एक एक करके मैं मुद्दे पे आऊंगा। सबसे पहले व्यापम घोटाले की बात करते हैं तो इसका उजागर सबसे पहले इंदौर के आईजी ने किया था 2013 में, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने 26 अगस्त 2013 को स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, और जून 2015 तक 2000 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। व्यापक घोटाला था साहब, इसमें पूर्व मंत्री तक जेल गए थे। शिवराज सिंह चौहान पर उस समय जो आरोप लगे थे, जून 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रही थी, लेकिन शिवराज सिंह पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, अपने टिप्पणी में उन्होंने कहा कि दिस मैन एक्चुअली ऑर्डर्ड द इंक्वायरी एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल टास्क फोर्स टू अनअर्थ दिस ह्यूज स्कैम। सो ये जो इनके जो भी आरोप लगते हैं शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता पर, ये बेबुनियाद है। अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कुख्यात शब्द का प्रयोग किया। शिवराज सिंह चौहान को तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया व्यापम घोटाले में। अब मैं हेमंत सोरेन जी के लिए मैं मर्यादा का पालन करता हूँ, मैं क्या शब्द का प्रयोग करूं जो 5 महीने जेल के भीतर रह कर आए। अगर शिवराज सिंह बिना जेल जाए कुख्यात है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी क्या है। देखिए, अब दूसरी बात सरना कोड की होती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि आज़ादी के पहले जो सरना धर्म कोड था, वो आदिवासी ये लिखते थे अपने धर्म कोड में, और वो स्पष्ट रूप से लिखते थे कि वो आदिवासी हैं। 1951 में जो अंतरिम मुख्यमंत्री थे, अंतरिम प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने इसे हटा दिया। उन्होंने इसको, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको हटाकर सरना धर्म कोड को और जो कॉलम था उससे ही हटा दिया। अब आप देखें 2011 का जो सेंसस था उसमें आदिवासियों ने प्रतिकार किया, और बिल्कुल सही कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, विद्वान प्रवक्ता ने, कि उस समय के बाद सेंसस नहीं हो पाया, चूंकि कोरोना का काल था 2021 का, और अभी तक सेंसस नहीं हो पाया। 2011 में विरोध में प्रतीकात्मक रूप से करीब 50 लाख लोगों ने अपने धर्म कॉलम में उसको छोड़ते हुए उसमें आदिवासी लिखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया साहब, उनको अन्याय में भेज दिया, यानी अदर्स में।
यानी लिखने के बाद भी ये कांग्रेस के समय आदिवासी धर्म कोड खत्म किया गया था। मैं बस आपको वो खोज कर दिखा रहा हूं कि सरना धर्म कोड पर आखिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सरना धर्म कोड पर कांग्रेस के तत्कालीन जो वी किशोर चंद्रदेव थे, जिनका एक बड़ा फेमस पत्र है 11 फरवरी 2014 का, आप ये देख सकते हैं, मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसमें सुदर्शन भगत जी ने तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री के किशोर चंद्रदेव को पत्र लिखकर यह जानना चाहा था कि सरना धर्म कोड आप क्यों नहीं दे रहे हैं। 11 फरवरी 2014 को अपने पत्र के जवाब में दिया कि देयर आर मोर देन 100 ट्राइबल रिलीजन्स एज पर द 2001 कंसेंसस एज डिफरेंट सेक्ट्स वर रिटर्न। सम ट्राइबल रीजन्स इन द कंट्रीज आर सरना झारखंड में, सनामही मणिपुर में, दोनीपोल अरुणाचल प्रदेश में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल टू अलॉट सेपरेट कोड टू ईच वन ऑफ देम। यानी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए अलग कोड देने के लिए, क्योंकि ऐसे सैकड़ों डिमांड दूसरे रीजन में भी हो सकते थे एंड दस इट हैज टू बी रेजिस्टेड। इसलिए इसका विरोध करना चाहिए और इसका उन्होंने इम्प्रैक्टिकल माना था। तो कांग्रेस ने सरना धर्म कोड को 2014 में रिजेक्ट कर दिया था। अब कांग्रेस के एक बड़े नेता थे बाबा कार्तिक उरांव, 1967 में उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में कि जिन आदिवासियों ने हजारों वर्षों से अपनी परंपरा को जिंदा रखा है उनको लाया जाए साहब जो आरक्षण के दायरे में, और जिन्होंने धर्म बदल लिया उनको आरक्षण के कोटे से बाहर किया गया। बाबा कार्तिक उरांव केंद्रीय मंत्री भी थे। 1900 इसके बाद इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया, सेलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट्री की, उसने भी ओके किया। 1970 में जब ये वोटिंग के लिए आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की उस समय सरकार ने व्हिप जारी किया कि इसके खिलाफ वोटिंग करना है। यानी जो परंपरा आदिवासियों ने जिंदा रखा है उसके खिलाफ व्हिप जारी किया। तो चलिए आपने सीधे तौर पर वोटिंग की नौबत नहीं आई। सरकार ने ऐसा किया कि वो बिल को वोटिंग की नौबत ही नहीं आई और बिल को हटा लिया गया। चलिए, लेकिन आप सोचे ये एक्सपोज हो जाते हैं सरना धर्म कोड पर, इनका दो तरह का चलिए जवाब लेंगे। और टी ट्राइब की बात जो होती है, फिलहाल कांग्रेस जो आपने बातों का जिक्र किया कि लंबे समय तक असम में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने हमेशा से कदम उठाया है, हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन आदिवासियों की बात हो रही थी, सरना धर्म कोड की बात कर रही थी, बात हो रही थी। बीजेपी की ओर से कई सवाल खड़े किए गए कांग्रेस पर, कई आरोप लगाए गए। यह कहा गया कि कांग्रेस ने ही सरना धर्म कोड के खिलाफ पहल की थी। हम जवाब लेंगे। संजय सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है। संजय सिंह जी, बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जब जब आप लोग बात करते हैं, खास करके कांग्रेस वाले लोग बात करते हैं आदिवासियों के बारे में, सरना धर्म कोड के बारे में, और यहां तक कि जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने यह तक कह दिया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सरना धर्म कोड लागू करेंगे। लेकिन आप पर आरोप लग रहे हैं कि सरना धर्म कोड के खिलाफ किसी ने अगर पहल की थी तो वो कांग्रेस वाले ही थे। मैं हमेशा चाहता हूं कि हमेशा इतिहास को संदर्भ में रखा जाए। जी बिल्कुल। भारत के संविधान सभा में 11 दिसंबर को जयपाल सिंह मुंडा खड़े हुए और राजेंद्र प्रसाद जी जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उनको संबोधित करते हुए कहा, मैं खड़ा हुआ हूं उन करोड़ों धरती पुत्रों के लिए जिनकी आवाज़ यहाँ बहुत कम है क्योंकि उनकी संख्या यहाँ कम है। कांग्रेस ने तुरंत एक सब कमेटी बनाई पार्लियामेंट की और अनुसूचित जनजाति गट का एक पूरा वर्ग को क्रिएट किया, क्योंकि पूना पैक्ट जो हुआ था आप जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, तो उसके बाद ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी विधानसभा लोकसभा की सीटों में और नौकरियों में, लेकिन एसटी के लिए नहीं किया गया था। कांग्रेस पहला बहुत ऐतिहासिक कदम लिया कि एसटी को वो एक वर्ग के रूप में, कमजोर वर्ग के रूप में, एक विशेष वर्ग के रूप में परिभाषित किया और उसको संवैधानिक एक ऐसा स्थान दिया कि आज हमारे जितने सुरक्षित सीटें हैं विधानसभा लोकसभा के, कम से कम वहाँ से आदिवासी की आवाज़ पहुँचती है संसद और विधानसभा में। नौकरियों में जो आरक्षण वो भी आप देख रहे हैं, केंद्रीय सेवाओं में हो या राज्य की सेवाओं में हो, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अब आती है बात सरना कोड की। सरना कोड एक्चुअली इनका जो धर्म है ये प्रकृति पूजा है जी। इसके नाम अनेक हैं, इनके नाम इसलिए अनेक है क्योंकि इनकी भाषाएं बोलियां अनेक हैं। झारखंड में 35 जनजातीय समुदाय हैं। आप मुंडा से बात कीजिएगा तो वो हो की भाषा ठीक से नहीं समझेगा, असुर से बात कीजिएगा तो बिरहोर की भाषा वो ठीक से नहीं समझेगा। भाषा नहीं कहेंगे, बोलियां कहेंगे। तो हम मानते हैं कि आप मूल
भावनाओं को समझिए कि इनके अधिकार को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप इनके उस अधिकार को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इनको अपना एक पहचान चाहिए, एक अस्मिता चाहिए, एक सांस्कृतिक एक ज़रूरत है इनको ऐसी पहचान की जो हमेशा इनको वहाँ खड़ा रखे जहाँ इनका स्थान है। बिल्कुल, क्योंकि इन पर हमले हो रहे हैं जी। ये जो हमला हो रहा है, ये हमला बहुत दूर से नहीं हो रहा है। आप देखेंगे झारखंड में एक वनवासी कल्याण केंद्र है, एक तो वनवासी शब्द ऊपर से कल्याण, दोनों ये आप जोड़ के देखे सब समझ में आता है। मतलब हम आपका कल्याण करेंगे, क्यों? आप कल्याण के पात्र हैं। बिल्कुल, पहले आपका जल छीने, जंगल छीने, जमीन छीने, जमीन के नीचे खजाना जो है जो उसको है उसको भी हम लोगों ने उद्योग को दे दिया, विस्थापित किया, और फिर आपका कल्याण जंगल जमीन की बात की, आपने खरीद संपदा की बात की, तो हम जवाब ले लेते हैं प्रतुल शाहदेव जी से। प्रतुल जी, बहुत कम शब्दों में संजय सिंह जी के बातों का जवाब दे, खास करके उस सवाल का जो उठाया गया कि आदिवासियों के लिए बीजेपी वालों ने हमेशा से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, सबसे पहली बात कि जब वनांचल राज्य का बीजेपी का कंसेप्ट था, लेकिन उस समय राज्य में कंसेंसस था कि इसका नाम झारखंड होना चाहिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जी बड़े हृदय से स्वीकार किया और हम भी स्वागत करते साहब। झारखंड यहाँ की मूल भावना से जुड़ा शब्द है, तो झारखंड राज्य का गठन हो गया, वनांचल को ड्रॉप कर दिया गया, जबकि वनांचल विधेयक लाया गया था, लेकिन सदन में चर्चा के दौरान इसको ड्रॉप कर दिया गया। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ने सारी बातें कर दी, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि 2014 में कांग्रेस के तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री ने क्यों सरना धर्मकोड को इम्प्रैक्टिकल बताया था और कहा था कि इसको देना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों मांगे पूरे देश में उठेंगी। इस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। जल, जंगल और जमीन की रक्षा की बात करते साहब, हम भी सहमत हैं, जल, जंगल, जमीन की रक्षा होनी चाहिए, पर इसके साथ आदिवासी बेटियों की भी रक्षा होनी चाहिए, जो एक बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर इनको लव जिहाद में फंसाते हैं, फिर लैंड पे कब्जा करते हैं, फिर इनको चुनाव खड़ा करके पॉलिटिकल जिहाद करते हैं। तो जल, जंगल और जमीन नहीं, आदिवासी बेटियों, बिल्कुल सबकी रक्षा करनी चाहिए जी। तो सत्ता में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है इस वक्त जेएमएम से हम जवाब ले लेते हैं। जेएमएम से सवाल हमारा ये होगा कि लगातार जब भी बीजेपी के कोई बड़े नेता झारखंड में आते हैं तनुज, और उस वक्त ये सवाल उठते हैं कि भ्रष्टाचार में मौजूदा राज्य सरकार लिप्त है। हालांकि जवाब आप लोगों के द्वारा बार बार दिया गया है, और साथ ही इन दिनों डेमोग्राफी पर सवाल उठने लगे हैं, खास करके संथाल की डेमोग्राफी पर। अब तो हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया, जिसका सवाल प्रतुल जी ने उठाया। देखिए, मैं आपको एक कुछ सुनाना चाहता हूं आपके माध्यम से जी। 25 दिन में करोड़पति। नकली नोट छापने का धंधा है क्या? धंधा नहीं है ये तनु जी। ये तो खैर देखिए, ये तो बनाई गई वीडियो है, इस पर इसे एक साक्ष्य के तौर पर आप नहीं रख क्या सकते है, आप पता था आपको जी? नहीं, शुरुआती तौर पे ही जिस तरह से उस वीडियो को एडिट किया गया है, पहले बिना जाने पहचाने। तनु जी देखिए, आप गंभीर बात रखने के लिए जाने जाते हैं, इस तरह से हल्की बातों को ना रखें। कौन सी हल्की बात थी? आपने कैसे तय कर लिया कि हल्की बात थी? एडिटेड वीडियो था, उसे क्या एडिटेड था? आपने वीडियो दिखाया, इतनी तिलमिलाहट क्यों लग जाती है बिना देखे समझे? इस्तेमाल किया गया तनुज जी, वो अगर ना ही चले तो बेहतर होगा। क्या था? आपने देखा ना उस वीडियो में? सुनिए, अब हो गया, अब मैं बताता हूं कि क्या था जी। ये एक स्कीम थी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी आए हैं उनकी, 15 दिनों में पैसे डबल, और वो 20,000 करोड़ रुपया शारदा चिटफंड के नाम पर लेकर के भाग गए, कंपनी भाग गई। बातें रखे, क्या बातें वो फिर आप मेरे से तो 1 to 1 करते हैं और बाकी पूरा मौका देते हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी को। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात है, ऐसी बात है। सवाल लेते हैं, सबके जवाब लेते हैं, तो कोई बात जब नहीं। मैं बोल रहा हूं तो फिर बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका में बोलने दीजिए, जवाब दे। एक तो आप तो सीक्वेंस से चल नहीं रहे हैं जी, आप सीक्वेंस से डिबेट को देखिए, आप चल नहीं रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल उठेंगे तो जवाब, सवाल उठेंगे तो सवाल तो हर बीच में उठेंगे, तो बात नहीं होती है। जो जिसने पीछे बोला है फिर उसी के पास चल जाइएगा, तो सवाल वैसे तो डिबेट नहीं ना होगा। आप जवाब कर रहे हैं तनु जी, आप जवाब दें। क्या जवाब दूं? जो सवाल उठाए गए खासतौर पर उसका जवाब दे रहा हूं के बारे में, इन्होंने, और कानून व्यवस्था के बारे में। सुनिए, अब कानून व्यवस्था में चले गए, बहुत बढ़िया जी। अभी थोड़े देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी का कोई संलिप्तता नहीं थी। मैं कुछ चंद नाम गिनाना चाहता हूं, ये तो गिना सकता हूं ना जी? बिल्कुल। हाँ, लक्ष्मीकांत शर्मा, पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, ये व्यापम के प्रभारी थे, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ओपी शुक्ला,
ये भी तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ विशेष ड्यूटी अधिकारी थे, यानी कि ओएसडी थे। ये तैनात थे व्यापम में, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। सुधीर शर्मा ये भी ओएसडी हुआ करते थे शिक्षा मंत्री के। और आप ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी का कोई लेना देना नहीं है व्यापम से। इसलिए मैंने वो सुनाने का काम किया कि किस तरीके से 15 दिन में पैसे डबल करने की योजना लाए थे इन्होंने। और यही नहीं, की सस्पेक्ट ऑफ दिस स्कैम इन आसाम, हेमंता बिस्व शर्मा, the then very powerful minister of Guwahati Development Department of the Assam government, under which the Guwahati water supply project was launched, is again emerging as the key suspect surrounding this scam। ये बुकलेट जारी करने का काम किया था किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बुकलेट को देश के प्रधानमंत्री ने भी लहरा कर दिखाने का काम किया था। तो एक तरफ बात हो रही है व्यापम के घोटाले की, एक तरफ बात हो रही है कि कैसे आदिवासी युवक पर मध्य प्रदेश के अंदर में पेशाब किया गया, और आप कहते हैं कि इस पर बात नहीं हो, इस पर खून नहीं खोले। हेमंता बिस्व शर्मा का आप बुकलेट जारी करते हैं, मैं बुकलेट ही है ये, और आप कहते हैं कि इस पर बात नहीं हो। कुख्यात मैंने यही आसाम के व्यक्ति को कहा था जी। क्यों कुख्यात कहा था? कि 15 महीने में पैसे डबल। और वही मैं सुना रहा था कि कैसे स्कीम है पैसे डबल करने की, और 20,000 करोड़ रुपया लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। और आज मुख्यमंत्री बनाती है भारतीय जनता पार्टी, और उसी झारखंड में भेजती है सह प्रभारी बना करके। बहुत अच्छी बात है, लेकिन झारखंड से गए हुए जो आदिवासी हैं जो आसाम के अंदर में, वो भी अपने हक और अधिकार की मांग वहां करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर आप एक लाइन नहीं बोलते हैं। किसी की भी सरकारें रही हो, 10 साल से आप हैं और आप झारखंड आए हैं, तो यह सवाल तो झारखंड से उठेगा ही ना कि क्यों कहा जाता है टी ट्राइब्स, क्यों नहीं मिला दर्जा जी, क्यों नहीं पहल की भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम आसाम के अंदर में? इसलिए नहीं की क्योंकि इनका असली चरित्र यह है कि ये पेशाब कांड जैसे चलिए घृणित अपराध करते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं तनुज जी। प्रतुल जी, साफ तौर पर सवाल उठे हैं खास करके शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्व शर्मा को लेकर कि जब एक आदिवासी युवक पर कुकर्म किया जाता है, यानी कि पेशाब किया जाता है, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई, और खास करके बीजेपी वालों पर यह सवाल उठते रहे, विपक्ष वालों ने लगातार ये सवाल उठाए। देखिए, सबसे पहले वो जितनी जघन्य घटना थी इसकी पूरे देश में व्यापक निंदा हुई। शिवराज सिंह चौहान ने उस व्यक्ति को बुलाकर उसके चरण को धोए और अपने उस पानी को अपने सर पे लगाया, लेकिन ये भूल जाते हैं रूबिका पहाड़िया को, जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। एक आदिवासी आदिम जनजाति की बेटी थी, रेप करके उसका एक जो विशेष समुदाय के युवक था उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको भूल जाते हैं। ये दरोगा संध्या टोपनो को भूल जाते हैं, जिसको जो तस्कर थे, जो गाय के तस्कर थे, उन्होंने ट्रक चढ़ाकर रौंद डाला था। ये बेटी अंकिता को भूल जाते हैं, जिसको सलमान ने जिंदा जला दिया था। और ये सब हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हुआ था। हेमंत सोरेन पार्ट 1 में, पार्ट 2 का तो समय इतना कम था कि इसके बारे में चर्चा लेकिन ये बात को भी अगर देखा जाए प्रतुल जी की कार्रवाई हुई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आयुष, मुझे नहीं ये आपसे बहस करने की, ये एक राजनीतिक शिष्टाचार होता है। दूसरा बात मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर वो कुख्यात इनको कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं फिर भी उतने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए नहीं करूंगा। हालांकि उन पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने WPCR 68/2024 में एक्टिंग चीफ जस्टिस और नवनीत कुमार ने कहा था कि प्रथम दृष्टया इन पर आदिवासी जमीन हड़पने का मामला है, और इन पर यह भी टिप्पणी की थी कि ईडी की जो कार्रवाई है वो सही है। 36 लाख रुपए जो दिल्ली के घर में रिकवरी हुई थी, डबल बेंच ने कहा था कि ये जो मुख्यमंत्री जी इसके पीछे लॉजिक दे रहे हैं कि साहब ये माता पिता के इलाज के लिए JMM से इन्होंने लोन लिया था, ये असमर्थनीय लगता है। और जो बेल के समय जो टिप्पणियां थी, ये पंजाब हाईकोर्ट के जस्टिस ज्ञानदीप सिंह का जजमेंट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था कि बेल के समय की गई टिप्पणियां जो है वो केस के मेरिट का आधार कभी नहीं हो सकती। तो हमारा मानना है व्यापम घोटाले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जेल गए थे। तो बस हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उनसे चर्चा कर रहे थे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की क्या तैयारी है।
हम रुक कर लेते, बिल्कुल प्रतुल जी आएंगे आपके पास, नहीं आएंगे बाद में आएंगे, संजय जी के पास हम चले जाते हैं। संजय जी, लगातार आदिवासियों को लेकर जब बात होती है तो कांग्रेस पर सवाल उठते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जब सवाल उठता है तब भी कांग्रेस को बीजेपी घेरती है, और साथ ही मौजूदा जो लोकसभा का रिजल्ट आया उसको लेकर भी लगातार आपको घेरा जा रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को साधेंगे, बीजेपी से कैसे लड़िएगा, क्या रणनीति है? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, लेफ्ट में सीपीआई एमएल, ये सब जनवादी पार्टियां जी, इनका जनाधार वही है जो सामाजिक बनावट झारखंड का है, और राजनीति झारखंड बनावट से ही उत्पन्न होती है। जहां झारखंड की राजनीति को समझना है तो झारखंड की सामाजिक बनावट को देखिए, मजबूत, दमदार, रघुवर दास सरकार का हश्र क्या हुआ सबको याद है। कोशिश की गई थी एक प्रयोग करने का, असफल हुआ। फिर 5 साल जो भटक गए थे अपने पुराने घर से, उनकी वापसी हुई। उनके आने पर भी 5 सुरक्षित क्षेत्र विधानसभा का जो है, लोकसभा का जो है जी, कहीं एक में भी सफलता नहीं मिली। तो परिस्थितियां बदली हुई हैं। जयराम महतो इनके इकलौते घटक दल का जो वोट है उसको इतना प्रभावित करने वाले हैं, उसमें इतना बिखराव आने वाला है कि आंसू की स्थिति बहुत ही बिगड़ जाएगी। इतनी बिगड़ेगी कि जो वोट ट्रांसफर होता वो वोट ट्रांसफर अब नहीं होगा। बीजेपी को बस अपना कोर वोटर्स जो शहरी वोटर्स है और ग्रामीण वोटर्स में जो कुछ वर्गों का जो वोट इनको मिलता है उसी पर इनको अभी राजनीति करनी है। और हमारे इंडिया अलायंस के सर्वमान्य नेता की जो लोकप्रियता है एक झारखंडी नेता के रूप में, अगर बताएं हमारे मित्र प्रतुल जी, मैं इनका हर वाक्य को ध्यान से सुनता हूं, तो कोई अगर इनको लगता है समकक्ष नेता बीजेपी में है जो उनके सामने खड़ा हो जाए तो वो कृपया नाम उनका बतला दे। लोकप्रियता में, और लोकप्रियता का मानक ये नहीं है कि हम मानते हैं, जनता को मानना चाहिए। और जनता के आंकड़े 2019 के आंकड़े हैं। जनता के आंकड़े हमारे पास इस लोकसभा में, जिसमें बीजेपी जहां जीती वहां भी इनका वोट कम हुआ है। ये भी मानना पड़ेगा कि जहां जीती वहां उनका वोट कम हुआ है। इसलिए इनको अपनी रणनीति बनानी होगी, और हम चाहेंगे कि ये चुनाव ये लड़े तो इस विश्वास के साथ लड़े कि ये चुनाव छंद मुद्दों पर नहीं लड़ा सकता है। ये जो लगातार एचएमबी का जो रिकॉर्ड्स बचता था वैसे जो बचते रहता है, लूट खंड, ये खंड, वो खंड, फलान है, ठिकान है, इतना बच गया कि झारखंड की जनता के कान पर अब ये चुभने लगा है, क्योंकि अब उनको समझ में आता है कि ये सब दुष्प्रचार बहुत हो गया। इसलिए मुझे विश्वास है कि झारखंड के लोकप्रिय नेता श्री हेमंत सोरेन बहुत जल्दी ही झारखंड जोहार यात्रा पर निकलेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि यात्रा उनका तैयार हो रहा होगा रूपरेखा, और अब देखिएगा किस तरह से क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्या रणनीति तय हो रही है, इस पर जवाब ले लेते हैं हम। तनुज जी हमारे साथ जेएमएम से बने हुए हैं। तनुज जी, 30 जून ये वही तारीख जिस दिन हूल दिवस मनाया गया, उस वक्त मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन कार्यक्रम में मौजूद थे। अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन बसंत सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आज से जेएमएम की नई रणनीति की शुरुआत हुई है। किस रणनीति की बात कर रहे थे बसंत सोरेन? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो 2019 में जो चुनाव हुआ था वो लोगों ने हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना मत दिया, और नतीजा क्या हुआ कि 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली, और शपथ लेने के दूसरे दिन से ही भारतीय जनता पार्टी ये कहती फिरती थी कि हम सरकार को खरमास के बाद गिरा देंगे, होली के बाद गिरा देंगे, अन्य त्योहारों के बाद गिरा देंगे। उस बीच में कोविड भी आया, और कोरोना काल में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने जो कार्य किए वो देश और दुनिया ने देखने का काम किया। जिस प्रकार से मजदूरों को अगर हवाई जहाज से लाने की बात हो, जो मजदूरों को अनप्लान्ड लॉकडाउन करके प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ दिया था, उनको दीदी किचन के माध्यम से खाना खिलाने की बात हो,
और तमाम वैसी जो योजनाएं थी। इस बीच में 4 उपचुनाव हुए और चारों उपचुनाव में महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जीत हुई। नहीं, रामगढ़ की अगर बात कर ले, सुनीता चौधरी ने 800 से जीत। मैंने 4 कहा, वो 5वां है जी। आप बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं आयुष जी। आपने कहा ना मैं कहा गंभीर बात करता हूं 4 हुए तो आप मत नहीं, आपने कहा तनुज जी कि 4 उपचुनाव हुए। हाँ जी, नहीं 5वें आप नहीं सकिएगा, आप नहीं, आप फंस चुके हैं आयुष जी। देखिए आपने कहा ना मैं गंभीर ही रहता हूं जी, लेकिन जरूरत पड़ती है ना जब, तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है। ठीक है, तो आप एक्साइटेड नहीं हुए। 4 की बात की, मैंने 5 नहीं कहा जी। 4 में कौन जीता जी? झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन ने जीत हासिल की। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बर्दाश्त नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से, तो केंद्रीय एजेंसियों को लाने की बात कही, उससे डराने की बात कही, और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाई कोर्ट ने ये कह दिया। चलिए, आपने सवाल उठाया। नहीं, आप समझ गए कि मैं क्या बोलूंगा। आप ये लक्षण को सुधारने की जरूरत है। आखिरी कील ठोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में हम करेंगे, और 5 की 5 सीट जिस प्रकार से हार हुई है विधानसभा में पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट आखिरी 10 सेकंड, क्या आप जवाब देना चाह रहे हैं? अब 10 सेकंड में मैं आपको धन्यवाद ही कर सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ। चलिए, धन्यवाद की पाबंदी है। नहीं, देखिए अब क्या है ना कि कोरोना काल में सरकार तो काम बिल्कुल करती रही। मुख्यमंत्री जी के लिए BMW था, मर्सिडीज आया, फिर रेंज रोवर आया, तो गाड़ियां तो बदलती ही। पीएम केयर का पैसा कहां गया? पीएम केयर फंड का पैसा लास्ट में माहौल को खराब कर रहे हैं। माहौल क्यों खराब है? सवाल है। आखिरी कुछ सेकंड, तो आप तो मेरी बात मैं अब बताऊं, अब आपको ये जब बताना होगा कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी बड़े आरोप लगे थे 5000 करोड़ का घोटाला का, दोनों बेल पर बाहर है। बिल्कुल, तो आप शिवराज सिंह चौहान को कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, वे आप पर होना चाहेंगे। संजय जी, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, आखिरी कमेंट आपका क्या होगा? सोनिया जी पर संजय जी कपड़ा घोटाले का आरोप लगा। स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा खाया था 1937 में, जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड बना था, जिसके बाद नेशनल हेराल्ड पेपर चला हुआ था, अब उसको उन्होंने यंग इंडिया से खरीद लिया। तो ये बताने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस तरीके का किया गया। जी, एंकर को व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल। मेरा एक ही फाइनल सेंटेंस है, जो राजनीति होता है वो नहीं होता है जिसको आप प्रदर्शित करते हैं जी। राजनीति वो होता है जो लोगों को अच्छा लगता है, जिनको समझ में आता है। बिल्कुल, लोग जो व्याख्या करेंगे वो अंतिम व्याख्या हो। चलिए संजय जी, आपका हम तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ था, हम पैनल का धन्यवाद करेंगे। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे, प्रतुल जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। संजय सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, संजय सिंह जी का बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और तनुज खत्री जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़े हुए थे, तनुज जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो आज विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। तमाम राजनीतिक पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से अलग अलग बयान सामने आए, आरोप लगाए गए, उसका जवाब दिया गया। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी क्या रणनीति लेकर मैदान में उतरती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।